नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कल होगी वोटिंग, किसके पास है नंबर और कौन किसे दे रहा है समर्थन, दिलचस्प हुआ उपराष्ट्रपति चुनाव। वीपी चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी और लालू की मुलाकात पर गरमाई सियासत, बीजेपी का आया रिएक्शन। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर गरमाई सियासत, आज अहम बैठक, भुजबल भी हैं तैयार। सीएम रेखा गुप्ता की ऑफिशियल मीटिंग में पति भी आए नजर, आप बोली दिल्ली में फुलेरा की पंचायत। पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर राजनीति, मान सरकार ने कहा नियत सही है तो पहले हमारा बकाया 60,000 करोड़ करें जारी। आज ईडी ने उठाया मुद्दा, बिहार के 8 करोड़ युवाओं के 12 सवालों का दे जवाब नीतीश कुमार। फेसबुक इंस्टा बैन होने पर नेपाल में बवाल, संसद में घुसे युवा प्रदर्शनकारी। अब समाचार विस्तार से। देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग कराई जाएगी। इससे पहले सत्तारूढ़ एनडीए और इंडिया ब्लॉक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। दिलचस्प है, इस चुनाव में दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। इस बार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में तमिलनाडु से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन और आंध्र प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। समर्थन दे दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना एनडीए में है ना इंडिया ब्लॉक में है। मैं उदाहरण नाम देख के दे रहा हूँ, बीआरएस है और बहुत पुरानी बात नहीं है। बीबी गिरी चुनाव लड़े थे और अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति बने थे, नंबर उनके साथ भी नहीं था। इस चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज पे वोट होगा, जस्टिस सुदर्शन जीतेंगे, इसलिए कि ये कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं है, वो किसी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही सभापति बनेगा राज्यसभा का। पहले मोदी जी जवाब दें, पिछला उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जी योग्यतम, उनको आपने अपमानजनक ढंग से क्यों हटाया? अपमानजनक इसलिए कह रहा हूं कि उनका विदाई समारोह भी आपने नहीं करने दिया। 5 साल के लिए आपका पूर्ण बहुमत था, तब तो आप बैसाखी पे नहीं थे। आपने जिनको चुना था, अगर उनको हटाना पड़ा तो क्या गारंटी कि जिनको आप लाए ये कई दिन चलेंगे? तो हम 5 साल के लिए एक उपराष्ट्रपति चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, चीफ जस्टिस आसाम का रहा हो, लोकायुक्त रहा हो गोवा का, और सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार कोई है तो उसका नाम है जस्टिस सुदर्शन, जो उपराष्ट्रपति बनेंगे। दल के बंधन टूटेंगे। आखिरी सवाल, देश में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग होनी है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सुदर्शन रेड्डी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। उन्होंने चारा घोटाले में दोषी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। आप सुप्रीम कोर्ट के किस तरह के रिटायर्ड जज हैं कि किसी घोटाले के आरोपी से मिल रहे हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हम सभी जजेस की बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो। लेकिन जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए, उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। By entrusting me with this office, you will be choosing to defend parliamentary traditions, to restore dignity and debate, and to ensure that RSS stand as a true temple of democracy. बहुत कड़ी कड़ी बातें कही गई हैं और कॉन्शियंस की बात कही गई है। हाँ, तो देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें।
ये है उनका कमेंट जो अखबार में आया है और उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक लेख शेयर किया है। इसमें उन्होंने ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट की वजह से निकोबार के लोगों और वहां के नाजुक पर्यावरण पर हो रहे अन्याय को उजागर किया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस लगातार चिंता जता रही है। ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक बड़ी योजना है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर होने वाले असर पर सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप प्रोजेक्ट एक दुस्साहस जो आदिवासी अधिकारों को कुचल रही है और कानूनी और विचार विमर्श की प्रक्रिया का मजाक बना रही है। उन्होंने आगे लिखा कि इस लेख में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से निकोबार के लोगों और वहां के नाजुक पर्यावरण के साथ अन्याय हो रहा है। वही कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखे संपादकीय में इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना दुनिया के सबसे खास पौधों और जानवरों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है और यह इलाका प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा, गलत तरीके से खर्च किए जा रहे 72,000 करोड़ रुपए द्वीप के आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निकोबारी आदिवासियों के पूर्वजों के गांव इस परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्र में आते हैं। ये लोग पहले 2004 की हिंद महासागर सुनामी के दौरान अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे और अब यह परियोजना उन्हें हमेशा के लिए विस्थापित कर देगी। पंजाब में बाढ़ के हालात बने हुए। राज्य के बाढ़ प्रभावित सभी 23 जिलों के 2050 गाँव में कुल 3,87,898 लोग बेघर हो गए हैं, जबकि 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब इस पर भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि पंजाब को आपदा की ओर ले जाने की वजह आम आदमी पार्टी की भगवंत सरकार द्वारा अवैध खनन की खुली अनुमति देना है। ये एक मानव निर्मित आपदा है। भगवंत मान की अक्षमता, नाकामी और अनुभवहीनता की कमी पंजाब की जनता चुका रही है। पंजाब को आपदा की ओर पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान की सरकार की अवैध खनन को खुली छूट और पेड़ों की अवैध कटाई का कारण है कि आज पंजाब के अंदर मान मेड डिजास्टर है। ये मान मेड यानी भगवंत मान की नलायकी, नाकामयाबी, नौसिखियापन का भुगतान पंजाब के 1900 गांव और हजारों लोग दे रहे हैं। पंजाब में बाढ़ से नुकसान का असली जायजा लिए बिना ही भगवंत मान की सरकार पैकेज का शोर डाल रही है, जबकि सच यह है कि 11,000 करोड़ रुपया से ज्यादा पंजाब के पास केंद्र ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद भगवंत मान से और वहां के गवर्नर से बात की है, गृह मंत्री ने बात की है और हर सहायता देने का वादा किया। लेकिन पंजाब में अभी तक भगवंत मान की सरकार ने नुकसान का असली जायजा तक नहीं लिया। ना स्पेशल को टीमें बनाई हैं, ना गुदारवियां पूरी की हैं, सिर्फ राहत पैकेज का रोना रोया जा रहा है, जो कि पहले से ही केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार उसके लिए वचनबद्ध है। गांव-गांव में किसान मजदूर तबाह हो चुके हैं। पंजाब सरकार ने अभी तक उनके नुकसान की गिनती, आंकलन शुरू तक नहीं किया। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज अहम बैठक होने जा रही है, जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम बैठक हो रही, वहीं दूसरी तरफ संभावना जताई जा रही कि इस बैठक के बाद राज्य के मंत्री छगन भुजबल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। फिलहाल इस बैठक में ही ये तय होगा कि कोर्ट में जाने का निर्णय लिया जाएगा या नहीं। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक भुजबल ने पहले ही वकीलों की एक टीम तैयार कर ली है। ओबीसी नेताओं का कहना है कि इस मामले पर गहन अध्ययन करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उधर मराठा समाज ने भी सतर्कता दिखाते हुए ओबीसी नेताओं के कोर्ट जाने से पहले ही
कोर्ट में संविधान पत्र दाखिल कर दिया है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ओबीसी नेता भुजबल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक बीच में छोड़ दी थी। मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार ने पात्र मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद से अब भुजबल की नाराजगी सामने आ रही है। इसको लेकर भुजबल ने कहा कि ओबीसी समुदाय के लोगों के हित में बात करना उनका काम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि इसका ओबीसी पर असर नहीं होगा, वो किसी तरह से इससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन खुद छगन भुजबल इस बात से चिंतित है कि अगर गलत दस्तावेज तैयार करा लिए जाएं तो अगले 10 से 15 सालों में क्या होगा। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा है कि वोट डालने के तरीके से साफ हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन संविधान के पक्ष में है और कौन संविधान के खिलाफ है। आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये चुनाव हम पर क्यों थोपा गया है। ये इसलिए थोपा गया है क्योंकि उन्होंने एक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल काट कर नया उपराष्ट्रपति चुनने की सोची। ये भाजपा ने किया है। वाईएसआरसीपी, बीजेडी और जो भी तथाकथित तटस्थ दल हैं वो किस तरफ वोट देंगे, इससे ये साफ हो जाएगा कि वो संविधान विरोधियों के साथ खड़े हैं या फिर संविधान की रक्षा करने वालों के साथ। नहीं, देखिए, जो जिस तरीके से वोट पड़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस तरफ है, कौन संविधान की तरफ है, कौन संविधान विरोधी है। जो ये चुनाव होने वाला है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ऊपर ये उपचुनाव क्यों लादा गया है? ये इसलिए लादा गया कि एक उपराष्ट्रपति का टेन्योर काट कर इन लोगों ने एक नए वाइस प्रेसिडेंट का चयन करने की सोची है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। तो बाकी सारे दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, वाईएसआरसीपी हो और बाकी जो भी न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल दल हैं, वो किस तरफ वोट करेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वो सही में संविधान विरोधियों के साथ, ताकतों के साथ खड़े हैं या संविधान की रक्षा में वो जुटे हुए हैं। ये ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस दोज हु डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने बैठक की कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। अधिकारियों के साथ इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा है। फुलेरा की पंचायत के अंदर प्रधान जो थी वो नाम के लिए थी और उनके जो पति थे वही प्रधान का सारा काम करते थे। रेखा गुप्ता जी ने संविधान की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, तो कोई देश का कानून उनको इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सरकारी मीटिंगों में अपने साथ अपने पति को बिठा के रखे। ये नहीं हो सकता। और हमने देखा कि कई सारे वीडियोस जिसके अंदर उनके पति जो हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके पति जो है अफसरों को जो है डायरेक्शंस दे रहे हैं, उनके पति मीटिंगें ले रहे हैं। एक बिजनेसमैन, जो कि उनके पति एक बिजनेसमैन है, वो राजनेता नहीं है, एक बिजनेसमैन कैसे सरकार चला सकता है या सरकार चलाने के अंदर हिस्सेदारी कर सकता है? ये पूरी तरीके से अनैतिक है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, वो बताएं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति किस पोजीशन पे हैं? क्या वो एडवाइजर हैं, वो ओएसडी हैं, वो मंत्री हैं, वो क्या हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर यानी कल पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पीएम मोदी पंजाब की मौजूदा स्थिति से काफ़ी चिंतित हैं। वो खुद ज़मीनी स्तर पर हालात का जायजा लेने आ रहे हैं ताकि प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। वहीं पीएम के इस दौरे पर राजनीति भी शुरू हो गई। पंजाब के मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि पंजाब में भारी नुकसान हुआ है, वो पंजाब को कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत दें और केंद्र सरकार के पास लंबित धनराशि भी जारी करवाएं। प्रधानमंत्री से हमारी यही विनती है। बहुत ही निम्रता सहित और बहुत ही हमारे आदरणीय हैं प्रधानमंत्री जी, उनसे विनती है हमारी कि पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कम से कम 20,000 करोड़ की तुरंत वो रिलीफ है जो पंजाब को देके जाएं और जो हमारे पैसे केंद्र सरकार की ओर पेंडिंग है वो भी रिलीज करवाएं। तो ऐसी हमारी प्रधानमंत्री जी से विनती है और आपके माध्यम से, क्योंकि कल पता नहीं कितने लोग कह पाएंगे नहीं पाएंगे, हमने इसलिए कि आप लोग पहुंचा देंगे हमारी बात, आपके माध्यम से
हमने प्रधानमंत्री जी को विनती की है। प्रधानमंत्री जी अतिथि देवो भव, ये पंजाब का एक जो भी हमारे मेहमान आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, आंखें बिछा के बैठते हैं उनके लिए। हम उनके स्वागत के लिए बैठे हैं और साथ में हमें उम्मीद भी है, क्योंकि पहले हमें कोई रिलीफ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आके यहाँ चले गए हैं और यहाँ के उनके सभी नेतागण वो भी घूम रहे हैं। सो बस यही विनती है हमारी कि पंजाब के लोग ये एहसास हो, आज बेगानेपन का एहसास पंजाब के लोगों को हो रहा है। वहीं एसआईआर पर भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज कहा है कि राहुल गांधी जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो फर्जी है। राहुल गांधी आरजेडी और ममता बनर्जी कभी भी देश की जनता की वजह से चुनाव नहीं जीते, वो हमेशा विदेशी ताकतों के समर्थन से जीते हैं। आप एसआईआर के खिलाफ हैं क्योंकि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी वो जो चिट्ठी उट्ठी लिख रहे हैं या वोट चोरी कह रहे हैं, ये वोट चोरी वोरी का नाटक है इनका। समस्या इन सब की है, चाहे राहुल गांधी हो, आरजेडी हो, चाहे वहां पे बंगाल में ममता बनर्जी हो। इन लोगों ने कभी चुनाव देश के नागरिक के माध्यम से नहीं जीता है। इन्होंने हमेशा चुनाव विदेशी ताकतों के माध्यम से जीता है, विदेशी वोट बना के जीता है, और उसमें विशेष रूप से बांग्लादेशी वोट। अब बांग्लादेशी वोट जब पकड़ा जा रहा है तो आपको कठिनाई हो रही है, इसलिए आप एसआईआर के खिलाफ है और कुछ नहीं है। आप वोट चोरी नहीं, आप किस तरह अपने वोट को बचाना और घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे हैं, यही आपका लक्ष्य है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से सांसद और सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजीव राय हाल के दिनों में चर्चा में बने हुए हैं। पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह का उन्हें जन्मदिन के दिन फोन आना, तो वहीं दूसरी तरफ उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि अब मदद करने से डर लगता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सांसद के साथ ऐसा क्या हुआ जो अब वो मदद करने से कतरा रहे हैं। राजीव राय ने कहा कि तैयारियां मजबूत हैं, हमारी पार्टी की ताकत का अंदाजा सभी को होना चाहिए। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना बयान दिया है। तैयारियां मजबूत है, हमारी ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए, खासतौर से हमारी पार्टी का ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन देने का फैसला किया जो उस कुर्सी पर बैठकर सबसे उपयुक्त होंगे, क्योंकि लड़ाई एक तरफ संविधान में यकीन रखने वालों का, संविधान मानने वालों को, और एक तरफ एक पार्टी या एक पर्टिकुलर विचारधारा जो देश की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए अच्छी नहीं है, उसके साथ है। तो निश्चित रूप से देश के लोग यही चाहेंगे कि संविधान के बात करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान में यकीन करने वाले का हम लोग साथ दें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 20 सालों से बिहार और 11 सालों से केंद्र में नीतीश कुमार और मोदी की सरकार रहने के बावजूद एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बना दिया है। ये मैं नहीं, साल दर साल भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। इस पर अब आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार बेरोजगारी, गरीबी में नंबर 1 है, बिहार बर्बादी की कगार पर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार, गरीबी में नंबर 1 है बिहार, पलायन में नंबर 1 है बिहार, शिक्षा व्यवस्था चौपट है और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो लोग 20 वर्षों से सरकार में है, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार में एनडीए बीजेपी है, यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तो पाई पाई का हिसाब बिहार की जनता लेगी। इसी की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। इस सरकार की विदाई निश्चित है, इसी में बिहार की भलाई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का साथ देना चाहिए। हमने सत्यपाल मलिक, जगदीप धनखड़, चुनाव आयोग का हश्र देखा है। आरजेडी चंद्रबाबू नायडू को भी एहसास है कि कैसे भाजपा ने उन्हें खंजर घोंपा। इसलिए अगर हमें देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक विचारों को बचाना है तो सभी को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना होगा।
लोकतंत्र बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हश्र देख चुके हैं। एक नहीं, सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया, और बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। हश्र क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है। चंद्राबाबू नायडू जी को एहसास है कि क्या खंजर भोंका गया है। और नीतीश कुमार जी तो बेचारे ही हैं, तो उनका तो जो होना है वो तो 2 महीने बाद होना है, यदि आज नहीं चाहते तो इसीलिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों को यदि बचाना है तो इंडिया गठबंधन को सभी लोगों को वोट देना चाहिए। गुप्त वोट है, ये ओपन वोट तो है नहीं। और मुझे लगता है कि यदि थोड़ा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान इस क्षेत्रीय पार्टी को बची होगी तो वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने अजमेर जिले के बाढ़ प्रभावित गांव बोराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। दिया कुमारी ने कहा कि जहां भी सरकार और प्रशासन की ओर से मदद की जा सकती है हम करेंगे। जनता की ओर से भी मदद की जा रही है। नालियों और ड्रेनेज का काम अब राजस्थान सरकार की प्राथमिकता रहेगी। हाल ही में बारिश की वजह से प्रदेश में बहुत भारी नुकसान हुआ है। दुर्भाग्यपूर्वक था और इनका सबका मुआवजा, इनका सर्वे भी हो रहा है और उचित मुआवजा बिल्कुल दिलवाएंगे। और उसके अलावा भी जहां भी हम लोग सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मदद कर सकेंगे करेंगे। जनता का भी बहुत सहयोग है। देखा आपने, लोग इनको फूड पैकेट्स पहुंचा रहे हैं, इनको दवाइयां पहुंचा रहे हैं। जो भी कोई सहायता कोई भी दे पा रहा है वो देने आ रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं और सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से जो भी हम लोग इनकी सहायता कर सकेंगे, मुआवजा दिला सकेंगे। घर बाद में बनाने का भी जो काम है, नाली, ड्रेनेज, जो प्राथमिकता रहेगी अब इस सरकार की, क्योंकि 2 साल से जिस तरह से बारिश हो रही है राजस्थान में, एक तरफ से तो बहुत अच्छा भी है, जो सूखा स्टेट है, लेकिन उसके बाद भी इतना ज्यादा जो हमारा मैकेनिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान का, वो कभी भी इतनी बारिशों के लिए बना नहीं गया। अब बनाना पड़ेगा और हमारी सरकार बनाएगी। लगते नजर आ रहे हैं कि बाइट आके ले लेंगे बच्चों की पूरी तरह से पानी में बिल्कुल अभी पूरा आपने देखा, हम लोग भी तो घूम ही रहे हैं, सबसे बात ही कर रहे हैं और जांच भी की जाएगी। कारण क्या रहा है? कारण तो सबको पता ही है कि यहाँ से अतिक्रमण वगैरह वो सब चीजें हैं, लेकिन अभी तो हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के खिलाफ हजारों जेनजी युवाओं ने राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में घुसे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जानकारी ये भी आ रही है कि 2-4 लोगों की मौत भी हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की है। हालात को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। नेपाल सरकार का कहना है कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, सरकार से रजिस्टर हो, शिकायत सुनने वाले लोग रखे और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाए। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी, इसलिए उन पर बैन नहीं लगाया गया। जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे उनका बिजनेस रुक गया। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई है। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और मुश्किल हो गया है। वही लोगों में नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि बहुत लोगों ने VPN से बैन तोड़ने की कोशिश की। सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था तो लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू किया। वही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सोशल मीडिया चालू करने, भ्रष्टाचार बंद करने, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।